मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द बायोकेमिस्ट ज़ीशान। आज जो है वो पीपीएससी ज़ूलॉजी बायोलॉजी या बॉटनी का दूसरा हमारा लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम के हवाले से। तो आज भी हम पार्ट 2 है उसका एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है जी लाइगेंड। लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लाइगेंडम, जिसका मतलब है बाइंडिंग, कि किसी चीज़ को जो है वो जोड़ने को लाइगेंड कहते हैं, यानी एक मालिक्यूल का दूसरे मालिक्यूल के साथ जुड़ने को लाइगेंड। जी, तो लाइगेंड के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लाइगेंड क्या है कि एक लैटिन वर्ड है ये, ठीक है, लाइगेंडम, जिसका मतलब है बाइंडिंग यानी जोड़ना। ये एक सब्सटेंस है जो रिवर्सिबली एक प्रोटीन है, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी में यूज़ होता है, यानी चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। देखें जी, ये हमारे पास जैसे ये प्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन में ये जो है रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास लाइगेंड है। ये सिग्नल ट्रिगरिंग मालिक्यूल है, ठीक है, बाइंडिंग टू अ साइट ऑन अ टारगेट प्रोटीन, के एक टारगेट प्रोटीन, जैसा कि आपने पीछे देखा था कि वो टारगेट प्रोटीन थी, ठीक है, तो वहाँ पे बाइंडिंग बाइंडिंग का मतलब है जुड़ना, और साइट जगह कि एक इसके लिए मखसूस जगह होती है जहाँ पर लाइगेंड ने आके जुड़ना होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है कि अ मालिक्यूल बाउंड रिवर्सिबली बाय अ प्रोटीन इज कॉल्ड लाइगेंड, कि कोई भी मालिक्यूल जो रिवर्सिबली प्रोटीन के साथ बाइंड करता है उसको लाइगेंड कहते हैं। लाइगेंड क्या कुछ हो सकता है? लाइगेंड जो है वो कोई सबस्ट्रेट हो सकता है, या इनहिबिटर्स हो सकता है, या एक्टिवेटर हो सकता है, या न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। नेक्स्ट, बाइंडिंग साइट क्या होती है? ठीक है, बाइंडिंग साइट क्या है कि अ लाइगेंड बाइंड्स एट अ साइट ऑन अ प्रोटीन, कि एक प्रोटीन पर वो जगह जहाँ पर जो है वो लाइगेंड आके बांड बनाएगा, उसके साथ जुड़ेगा, उसको बाइंडिंग साइट कहेंगे। नेक्स्ट आ गया जी, बाइंडिंग साइट जो है वो कम्प्लीमेंट्री टू द लाइगेंड इन साइज़ के हवाले से हो सकता है, शेप के हवाले से, चार्ज के हवाले से। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होता है कि एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल, वाटर जो है वो रिपेलिंग होते हैं ये, और हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होते हैं। आगे जी, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है, ठीक है, इसके बारे में आपको पहले भी जानते होंगे कि ये होता क्या है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है ये कन्फर्मेशनल चेंज होती है, ठीक है, किसी भी लाइगेंड मालिक्यूल में या एंजाइम में, ठीक है, जो क्या करती है कि उसको परमिट करती है ताकि वो टाइटली बाइंड कर सके, ठीक है। इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं कि ऑफन कपल्ड टू अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द मेक्स द बाइंडिंग साइट मोर कम्प्लीमेंट्री, कि बाइंडिंग साइट पे वो ज़्यादा कम्प्लीमेंट्री होता है लाइगेंड के साथ, परमिटिंग टाइटर बाइंडिंग, ताकि वो ज़्यादा जकड़ सके उसको। अब जो है वो एंजाइम में एक चीज़ होती है, सबस्ट्रेट होता है। सबस्ट्रेट कौन सी चीज़ होती है? सबस्ट्रेट होता है कि एंजाइम जिस मालिक्यूल के साथ जाके मिलता है, ठीक है, और उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, यानी उसको तब्दील कर देता है प्रोडक्ट में, उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम बाइंड एंड केमिकली ट्रांसफॉर्म, कि एंजाइम जुड़ेगा और केमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा उस मालिक्यूल को। द मालिक्यूल एक्टेड upon बाय एंजाइम, कि जिस मालिक्यूल पे एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। आगे जी, एंजाइम जो है वो क्या कर सकता है? एंजाइम हमने पढ़ा था कि एंजाइम क्या होते हैं, डेफिनेशन में हमने बात की थी कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे कि स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को। तो ये कितनी स्पीड करते हैं, कितना स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को, तो ये टर्म आपने ज़हन में रखनी है कि 10⁵ टू 10⁻17 जो है वो, ताकि ये उसके रेट को इन्हांस कर सकते हैं। आगे जी, पहले हमने बाइंडिंग साइट की बात की, एक्टिव साइट की बात करते हैं। तो एक्टिव साइट कौन सी जगह है? जहाँ पर किसी एंजाइम ने आके जुड़ना होता है, ठीक है, उसको एक्टिव साइट कहते हैं। अब जो सरफेस होती है एक्टिव साइट की, यानी एक्टिव साइट की जो सतह है, लिंक्ड विद अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड उसके ऊपर जो है वो जुड़े होते हैं। बाइंड द सबस्ट्रेट, उन अमाइनो एसिड की मदद से क्या होगा कि सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ आके जुड़ेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर केमिकली उसको कैटालाइज कर दिया जाएगा सबस्ट्रेट को। ये देखिए जी, ये हमारे पास जो है वो ये क्या है? ये हमारे पास एंजाइम की शेप है, ठीक है, ये इतना सा एंजाइम है। अब यहाँ पर आके इसने जुड़ना है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्टिव साइट। एक्टिव
साइट। ठीक है, अब ये देखें जी, ये जो हमारे पास डी ग्लूकोज है ये कोई सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये क्या है जी, ये सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आके जुड़ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये जुड़ा है तो ये टाइटली बाउंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ आके जुड़ गए। तो पहले इसमें देखें ये स्पेस थी, लेकिन अब ये स्पेस जो है वो ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो ये टाइटर बाइंड कर दिया है उसने, इसको एंजाइम ने। नेक्स्ट आ गया जी, ये देखिए हमारे पास इन अब मैकेनिज्म है इसका पढ़ रहे हैं हम। मैकेनिज्म में क्या होगा कि एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स पहले बनेगा। हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था कि इसके 3 स्टेप होते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स में। और ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स है ये फिर इसमें से जो हमारे पास ये एंजाइम है वो अलहदा हो जाता है, और फिर ये नए किसी एटम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और प्रोडक्ट इसमें से अलहदा हो जाती है। ये देखें जी, ये हमारे पास एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पर इस सबस्ट्रेट ने आकर जुड़ना है। ठीक है, और कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर, इसको अपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। कोफैक्टर की डेफिनेशन के हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है। तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर होता है कि कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, यानी कोई भी जो मेटल आइन हो सकता है, फॉर एग्जांपल फेरस आइन हो सकता है, फेरिक आइन हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो एक्टिव साइट के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, इसको जो है वो हम क्या कहते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखें जी, ये ए फार्म थी, ये बी फार्म में क्या हुआ है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया, यानी ईएस कम्प्लेक्स बन गए। तो ये सबस्ट्रेट आके इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये एक्टिव साइट जो थी वो बाइंडिंग साइट में चेंज हो गई। सी में क्या हुआ है? ट्रांजिशन स्टेट कम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट कम्प्लेक्स बन गया, यानी एडिशनल बॉन्ड इसमें बन गए हैं। ठीक है, तो जो है वो डी में क्या हो गया कि ये जो सबस्ट्रेट उसके साथ जुड़ा था, ठीक है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया और ओरिजिनल एंजाइम जो है वो सेपरेट हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन इक्विलिब्रिया। द फंक्शन ऑफ अ कैटालिस्ट इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये पहले भी हमने बात की थी कि एंजाइम या कैटालिस्ट क्या करते हैं? ठीक है, रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ए और बी है, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना देते हैं? फॉर एग्जांपल सी बना देते हैं और डी बना देते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये डबल एरो शो करता है कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रही हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट वापस रिकम्बाइन होके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब कहता है कि ये जो कैटालिस्ट या एंजाइम होते हैं ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे कोई असरअंदाज नहीं होते। बस क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी कायम कर देते हैं, बस इतना सा इनका काम है। यानी रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना देंगे, और प्रोडक्ट मिलके वापस रिएक्टेंट्स बना देंगे। ठीक है, और जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है कि जितने रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट डीकम्पोज होके रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। तो ये कैटालिस्ट या एंजाइम के बारे में बात कर रहा है कि ये रिएक्शन इसके रेट पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। ठीक है, बस ये करते हैं कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। आगे जी, फ्री एनर्जी क्या होती है? फ्री एनर्जी होती है जो चेंज इन एनर्जी है किसी भी रिएक्शन के दौरान, उसको फ्री एनर्जी कहते हैं। द सिस्टम इज प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट्स। तो फ्री एनर्जी का आगे मज़ीद देखते हैं। ये अच्छा जी, दो तरह की एनर्जी होती है। एक होती है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है, और एक होती है ट्रांजिशन स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कौन सी होगी? ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो होती है जो सबस्ट्रेट जब शुरू होता है या जब प्रोडक्ट बन जाते हैं तो तभी जो एनर्जी की मिकदार रिलीज होगी उसको ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहेंगे। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जो सबस्ट्रेट की एनर्जी होती है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, और जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है, यानी ये नेगेटिव होती है, ये रिलीज होती है। ठीक है, ये उससे सबस्ट्रेट की एनर्जी से कम होती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, ट्रांजिशन एनर्जी कौन सी होती है? तो ये जो एट द पीक, यानी हाइट पे जो एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट की, उसको ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है इसमें। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल किस लिए है कि अब आपको पता है
सबस्ट्रेट जो होता है इसने प्रोडक्ट में तब्दील होना होता है। तो सबस्ट्रेट को बहुत सी रुकावटें पेश आती हैं। ये रुकावटों को अबूर करने के लिए जो एनर्जी की मिकदार होगी उसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एनर्जी कहेंगे। नेक्स्ट जी एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन होती है कि सबस्ट्रेट जो हैं वो क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं, और इसी तरह प्रोडक्ट जो हैं वो वापस सबस्ट्रेट में तब्दील हो रही हैं। और इनके लिए जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या करती है? फोर्स है, ठीक है, जो ड्राइव करती है सिस्टम को किसकी तरफ? इक्विलिब्रियम की तरफ। ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी का हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग पॉइंट फॉर आइदर द फॉरवर्ड और द रिवर्स रिएक्शन, उसको हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहेंगे। ये यानी आप सबस्ट्रेट से भी जो है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने देखा था कहाँ पर थी? सबस्ट्रेट की थी या फिर प्रोडक्ट की थी। नेक्स्ट वही उसने बात लिखी हुई है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है वो सबस्ट्रेट की ग्राउंड स्टेट एनर्जी से कम होती है। यानी प्रोडक्ट की कम होगी और सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। ये देखें यहाँ पर भी उसने एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी सबस्ट्रेट की है वो ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की जो है वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी ये कम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वो ट्रांजिशन की बात करने लगा कि इसमें क्या होता है कि एनर्जी बैरियर्स होते हैं। सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो उसके लिए बैरियर रखे होते हैं। अब वो बैरियर किस किस किस्म के होते हैं या क्या क्या हो सकते हैं, किस लिए उसको एनर्जी चाहिए? ठीक है, तो अलाइनमेंट के लिए, यानी सबस्ट्रेट को सेपरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए। नंबर दो, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट अनस्टेबल चार्ज बनने के लिए एनर्जी चाहिए। नंबर तीन, अब उसमें बॉन्ड रीअरेंजमेंट होते हैं, क्योंकि सबस्ट्रेट में प्रोडक्ट में चेंज होना है ना, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो बॉन्ड होंगे वो उनकी रीअरेंजमेंट होगी। एंड अदर ट्रांसफॉर्मेशन, या दूसरी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। नेक्स्ट जी, ट्रांजिशन स्टेट क्या है कि मालिक्यूल्स मस्ट ओवरकम बैरियर, कि मालिक्यूल्स क्या करते हैं कि वो उस बैरियर को उसने जो है वो क्लियर करना होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। यानी आपने देखा था कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे सबस्ट्रेट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, और ये जो पीक वैल्यू है इसकी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो इस एनर्जी को जब तक कोई भी मालिक्यूल जिसने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो जब तक इस बैरियर को वो क्लियर नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हो सकता, और इसके लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये जो हाई पीक लेवल है इसका, हाईएस्ट एनर्जी है, ठीक है, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट है जी, हमारे पास है जी कि ये एनर्जी किस किस काम आती है? बॉन्ड ब्रेकेज के लिए, यानी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, चार्ज डेवलपमेंट के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। आगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन क्या एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट में, इन दोनों एनर्जी में जो फ़र्क है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। दोबारा देखें जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट एंड द ट्रांजिशन स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में जो फ़र्क है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। आगे कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट जो है वो क्या करता है कि कोई भी सब्सटेंस है, यानी कोई भी चीज़ हो सकती है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जो क्या करती है? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती है किसी भी बायोलॉजिकल कैटालिस्ट में। उसको हम एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कैटालिस्ट का क्या मतलब होता है? कैटालिस्ट के बारे में आप पहले ही जानते हैं कि क्या काम करता है, कि स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, और अगर ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होगा, ठीक है, तो फिर हम इसको एंजाइम कहेंगे। आगे जी, अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन रेट्स जो हैं। ठीक है, रिएक्शन रेट्स जो हैं वो, जैसे अब टेम्परेचर का यानी क्या अफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, नंबर दो, दूसरा क्या है कि अगर आप नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो तभी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आगे जी हमारे पास है द एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी लोड एडिंग अ कैटालिस्ट, यानी कैटालिस्ट क्या करेगा? कैटालिस्ट का काम क्या होता है कि इसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। ठीक है, और रिएक्शन के रेट को इसने इन्हांस कर देना है। ठीक है, किस तरह इन्हांस करेगा? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। ये देखें, ये हमारे पास है जी, एक सबस्ट्रेट है, इसने प्रोडक्ट में तब्दील होना है।
इसको ये बैरियर यानी ट्रांजिशन स्टेट में से गुजर के फिर प्रोडक्ट में चेंज होना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें क्या किया है, अगर आपने इसमें कोई कैटालिस्ट डाल दी है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी या ट्रांजिशन एनर्जी जो है ये कम हो गई, ये देखें, ठीक है। ये अब इसको कम एनर्जी चाहिए, जब ये कम एनर्जी मिलेगी इसको तो एंजाइम जो है, यानी एंजाइम मिल गया ना इसके साथ अब, या कैटालिस्ट मिल गया, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। अब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स के बाद जो है ये इसकी प्रोडक्ट बन गई। तो ये बात कर रहे थे कि एंजाइम या कैटालिस्ट क्या काम करते हैं, ये लो कर देते हैं उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को। द रिएक्शन रीच इक्विलिब्रियम फास्टर, यानी अब क्या होगा, जब उसको एनर्जी कम मिलेगी, कम ज़रूरत एनर्जी की पड़ेगी, तो जल्दी से इक्विलिब्रियम आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की मौजूदगी में। क्यों? क्योंकि उसने रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है, कहता है कि व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एंजाइम, जब कोई भी सबस्ट्रेट जुड़ता है एंजाइम के साथ, इट इंड्यूसेस अ चेंज इन द एंजाइम कन्फर्मेशन। तो फिर इंड्यूस का मतलब है थोड़ी सी चेंज कर देना, ठीक है, एंजाइम कन्फर्मेशन में, ठीक है। क्या करता है फिर वो थोड़ी सी चेंज ले आता है, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। This change in conformation when the substrate bind is induced by multiple weak interaction होते हैं substrate के साथ, इस वजह से उसमें conformation में induce आ जाती है, या rearrangement होती है covalent bonds की, ठीक है, या ड्यूरिंग एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, कि किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में दो चीज़ों की वजह से उसमें कन्फर्मेशन आती है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, ठीक है, रीअरेंजमेंट की वजह से, और नंबर दो मल्टीपल वीक इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट की वजह से। कन्फर्मेशन किस वजह से आती है? मल्टीपल वीक इंटरेक्शन की वजह से, और नंबर दो रीअरेंजमेंट की वजह से। ये देखें जी, ये हमारे पास इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस है कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एंजाइम है, ठीक है। तो इसके साथ जैसे ही आके ये रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आके उसके साथ सबस्ट्रेट जुड़ा है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट जैसे जुड़ा है, ठीक है, तो इसकी शेप चेंज हो गई है। पहले इसमें स्पेस थी, लेकिन अब इसमें स्पेस क्या हो गया, कम हो गई, ठीक है, यानी इसमें जो है वो इंड्यूस आ गई। सेम एज एंजाइम जो है इज़ नॉट रिजिड, ये चीज़ भी आपने अच्छे तरीके से अपने जहन में रखनी है, ठीक है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल था और एक की लॉक एंड की मॉडल था। लॉक एंड की मॉडल जो है, ठीक है, उसमें उसने बात की थी, ये आप जानते होंगे, एफएससी की बुक में भी मौजूद है, ठीक है, कि लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है। लॉक एंड की मॉडल में होता है कि उसने कहा था कि एंजाइम जो होते हैं वो रिजिड स्ट्रक्चर हैं, अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करते, ठीक है। लेकिन उसके बाद दूसरा मॉडल था हमारे पास, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में उसने कहा था कि एंजाइम रिजिड नहीं होते, ठीक है, बल्कि क्या होता है कि इनकी शेप जो है सबस्ट्रेट के लिहाज से थोड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है, यानी मॉडिफिकेशन होती है इसमें, जो है सख्त नहीं होते, थोड़े से जो हैं वो नरम होते हैं, कि जैसे ही उनको जिस तरह को मतलब सबस्ट्रेट मिलेगा, ठीक है, उसके लिहाज से वो खुद को एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस थी। ये देखें एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट था, ये इसकी एक्टिव साइट वो जगह थी जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आके जुड़ता है। नेक्स्ट जी कोफैक्टर, ये हमने पहले भी बात की थी कि कोफैक्टर क्या है, कि नॉन प्रोटीन मायोरिटी है, यानी कोई भी मेटल जो है वो आयन हो सकता है, जिंक आयन है या फेरस आयन है, ठीक है, कॉपर आयन है, मैंगानीज आयन हो सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कोफैक्टर कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये अहम भी है। कोफैक्टर से क्या मुराद है कि जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, यानी कोई भी मेटल आयन हो सकता है, उसको कोफैक्टर कहेंगे। आगे जी को एंजाइम है। को एंजाइम क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स जो है, ठीक है, अगर वो उसमें मौजूद होता है, ठीक है, एंजाइम के साथ, तो उसको को एंजाइम कहेंगे। को फैक्टर में नॉन प्रोटीन पार्ट है, को एंजाइम आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोटीन पार्ट मौजूद है, ठीक है, बस प्रोटीन के हवाले से याद रख लें। को फैक्टर में नॉन प्रोटीन पार्ट, को एंजाइम में क्या है, को एंजाइम में जो है वो प्रोटीन पार्ट मौजूद है जी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे देखें को एंजाइम बायोसाइटन है, तो बायोसाइटन में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। को एंजाइम ए में क्या है, एसाइल ग्रुप है, तो 5D ऑक्सीनो साइलो साइलोकोबालामिन, यानी को एंजाइम B12 है इसमें, तो इसमें हाइड्रोजन एटम और अल्काइल ग्रुप है। आगे जी फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FAD भी आप इसको कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लिपोएट में इलेक्ट्रॉन और एसाइल ग्रुप होता है। NAD
निकोटिनोमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में हाइड्राइड आयंस होते हैं। ये देखें ये कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स एंजाइम के साथ जैसे कॉपर हैं, ठीक है, तो कॉपर कहाँ होते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होते हैं। फेरस या फेरिक आयन जो हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में होंगे, कैटालेज में हो सकते हैं, पारा ऑक्सीडेज में हो सकते हैं। अब पोटाशियम आयन की बात करें तो पोटाशियम आयन कहाँ होंगे, पायरोवेट काइनेज में होंगे। मैंगनीज हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज 6 फास्फेट पायरोवेट काइनेज में होंगे। मैंगनीज जो है वो आर्जिनेज राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज में होंगे। आगे जी कहता है कि कोएंजाइम या जो मेटल आइन है, ठीक है, दैट इज़ वेरी टाइटली और इवन कोविलेंटली बाउंड टू द एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रास्थेटिक ग्रुप, ठीक है। प्रास्थेटिक ग्रुप की ये डेफिनेशन है कि कोई भी कोएंजाइम या मेटल आइन जो है जो बहुत टाइटली जो है वो और कोविलेंटली एंजाइम के साथ एंजाइम प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे उसको प्रास्थेटिक ग्रुप कहेंगे। नेक्स्ट है जी एक है हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम में क्या होता है कि जब नॉन प्रोटीन पार्ट यानी को फैक्टर जब जुड़ा होगा तो उसको हॉलो एंजाइम कहेंगे, और अगर नहीं जुड़ा हुआ तो फिर उसको एपो एंजाइम कहेंगे। ये दोनों में फ़र्क है, ठीक है। एक्टिव एंजाइम विद इट्स नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, के नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जब उसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसको हॉलो एंजाइम कह देंगे, और ये जो है वो एक्टिव होता है। एपो एंजाइम कौन सा है, एपो एंजाइम ऐसा एंजाइम है, ठीक है, विद आउट इट्स प्रोटीन विद आउट इट्स नॉन प्रोटीन, ठीक है, कि इसमें जो है वो को फैक्टर यानी मेटल आयंस जो हैं वो जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इस वजह से हम इसको एपो एंजाइम कहेंगे, और एपो एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। हालो एंजाइम, दो फर्क हैं इसमें हालो और एपो एंजाइम में। हालो एंजाइम एक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है, ठीक है। हालो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है, एपो एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ये देखें जी ये डायग्रामेटिकली ये आपके जहन में अच्छा स्केच बनाएंगे, ठीक है। देखें ये एपो एंजाइम है, ठीक है, तो एपो एंजाइम के साथ को फैक्टर या नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं लगा हुआ, ठीक है, इस वजह से ये एपो एंजाइम हो गया। अब दूसरा है हालो एंजाइम। हालो एंजाइम में क्या है कि ये को फैक्टर जुड़ा हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ये जो एपो एंजाइम होता है ये इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, ठीक है, जबकि ये जो हालो एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में होता है। आगे जी हमारे पास है रिएक्शन रेट्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन वेलोसिटी की बात करते हैं तो द रेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इज़ द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, कि कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल जो है वो यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, ये क्या होती है उसकी रिएक्शन वेलोसिटी होती है। रिएक्शन वेलोसिटी क्या होती है कि सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स एक यूनिट टाइम में कितने प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं, ठीक है, उसको हम रिएक्शन वेलोसिटी कहते हैं। इसका यूनिट है माइक्रोमोल, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट। आगे जी कहता है कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीज विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमने पहले भी बात की थी कि अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और मैक्सिमल वेलोसिटी भी इसमें आ जाएगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी आ जाएगी जब तकरीबन सारे जो एंजाइम हैं वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएं तो वो मैक्सिमल वेलोसिटी होगी इसकी। रिफ्लेक्टिंग द सैचुरेशन विद सबस्ट्रेट, यानी काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट आपने सबस्ट्रेट उसमें डाल दिए हुए हैं ताकि तमाम एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट हैं वो जो है वो उसके साथ सबस्ट्रेट के साथ मिल जाए। ये डायग्रामेटिकली देखते हैं ज़रा इसको। ये देखें जी ये हमारे पास ए फार्म में है, तो ए फार्म में आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक जो है, ठीक है, वो एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, बाकी सारे फ्री हैं। नंबर दो, ये यहाँ पे चांद एक जुड़ गए हैं, ठीक है, एक दो रह गए, तो ये मैक्सिमल वेलोसिटी है जिसमें तमाम एंजाइम जो हैं सी डायग्राम में क्या है, सी में ये है कि तमाम एंजाइम जो हैं उनकी एक्टिव साइट जो हैं वो सारी की सारी जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ गई हुई हैं, ठीक है, इसको मैक्सिमल वेलोसिटी कहेंगे। यानी जब तमाम एंजाइम जो हैं वो एक्टिव साइट के साथ तमाम एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाए, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जी कि ये मैक्सिमल वेलोसिटी रीच हो गई। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से हम किसी भी चीज़ का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मालूम कर सकते हैं, ये रेट कांस्टेंट मालूम कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट को हम के से जो है वो जाहिर करते हैं। अब रेट जो है वो
क्या होते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन से हैं यूनिमालिक्यूलर हो सकते हैं, यानी एक मालिक्यूल पे अगर मुश्तमिल होंगे तो हमें पता है कि जो रिएक्शन वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन के। ठीक है, तो अब चूंकि यूनिमालिक्यूलर है यानी सबस्ट्रेट सिर्फ एक है, तो उसके लिए रेट इक्वेशन क्या होगी कि वी प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए आपको पता है कांस्टेंट लगता है, के कांस्टेंट लग जाएगा और साथ इसके सबस्ट्रेट आ जाएगी, यानी ये रेट इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इसको अब चूंकि इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट था, प्राइमरी था, तो इस वजह से इसको फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कहते हैं। जिसमें एक सबस्ट्रेट होगा उसको कौन सा, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन कहेंगे। आगे जी, कि अगर दो मुख्तलिफ कंपाउंड होते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि इफ़ द रिएक्शन इज बिटवीन टू मालिक्यूल, दो मालिक्यूल्स हैं इसमें, तो रिएक्शन कौन सा होगा, सेकंड आर्डर होगा, यानी दो हैं तो सेकंड आर्डर, एक है तो फर्स्ट आर्डर। तो अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S1 इंटू S2। ठीक है, तो अब इस प्रोपोर्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास k इंटू S1 इंटू S2। ठीक है, ये सेकंड आर्डर रिएक्शन है, यानी दोनों कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता है सबसे रेट। रिएक्शन रेट और आर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या लिंक है, ठीक है, रिएक्शन वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ rate या velocity of a reaction is the number of substrate molecule converted into product। जी, आगे हमारे पास है कि इक्विलिब्रियम, जैसा कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एस्टेब्लिश हो रहा है इसमें अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है कि जब हमारे पास जो है वो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है, और जो इसका प्रेशर है, ठीक है, वो 1 atm होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन है इसकी। ठीक है, यूज टू कंपेयर बायोकेमिकल प्रोसेसेस एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिनोटेड बाय के इक्विलिब्रियम। इसमें कोई खास बात नहीं थी। नेक्स्ट है कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डिटर्मिन्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, के रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। इसको रेट कांस्टेंट भी कहेंगे, इसको के से डिनोट करेंगे। जी, आगे अगला हमारे पास पीएच के हवाले से बात करते हैं। तो पीएच क्या है, ऑप्टिमम पीएच कब होती है। अब जो एंजाइम होते हैं एक मखसूस टेम्परेचर पे, मखसूस टेम्परेचर, ठीक है, और मखसूस पीएच पे अपना काम करते हैं। अब हर एंजाइम के लिए एक अलहदा से पीएच होती है, ठीक है। तो अब जब कोई एंजाइम जो है, ठीक है, वो एक मखसूस पीएच पे काम करे, तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। द पीएच एट विच एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमल, यानी वो पीएच जिस पे एंजाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है, उसको ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। ठीक है, पीएच ऑप्टिमम वेरीज फॉर डिफरेंट एंजाइम, मुख्तलिफ एंजाइम के लिए मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पे पेप्सिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम कहाँ होता है, ये भी बात जहन में रखने वाली है। डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये हमारे मैदे में होता है और इसकी मैक्सिमम काम करता है pH 2 पे। अगर आप इसको pH इसकी बढ़ा देते हैं, यानी pH 7 कर देते हैं, ठीक है, तो तभी क्या होगा, वो डी नेचर हो जाएगा। जैसे इसकी आप 7 करेंगे pH, तो क्या होगा, ये डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ एसिडिक मीडियम यानी 2 pH पे मैक्सिमम काम करेंगे। जैसे आप इसकी pH बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो है वो अपना काम करना छोड़ देगा। टाइप्स ऑफ फास्फेटेज इन द बॉडी, कहता है कि दो तरह के जो है वो हमारे पास फास्फेटेज हैं जो मखसूस पीएच पे काम करते हैं। तो अल्कलाइन फास्फेट कौन से होते हैं, एक्ट करते हैं अल्कलाइन पीएच में, और एसिड फास्फेटेज जो हैं वो एक्ट करते हैं एसिडिक पीएच में। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है वो पेप्सिन एंजाइम है। तो पेप्सिन एंजाइम का हमने पढ़ा है कितनी पीएच इसकी होती है, 2 pH होती है इसकी। अमाइलेज स्टार जो है, ठीक है, ये 7 pH पे मैक्सिमम काम करेगा। आगे जी आर्जिनेज है, आर्जिनेज एंजाइम तकरीबन जो है वो आई थिंक 9 pH पे मैक्सिमम काम करेगा। ठीक है, तो ये देखें, ये अगर आप इसकी ये देखें, ये जो पेप्सिन को देखें तो पेप्सिन 2 पे मैक्सिमम काम कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, इसकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो कम होती जा रही है और एट लास्ट यहाँ पर जाके देखें, ठीक है, तो ये जो है वो ज़ीरो हो गई, यानी डी नेचर हो गया। सेम एज अमाइलेस जो स्लाइव है, ठीक है, अमाइलेस स्लाइव जो है वो 2 pH पे ज़ीरो है और आहिस्ता आहिस्ता 7 पे जाके मैक्सिमम हो गई। ठीक है, इसी तरह जो आर्जिनेस लिवर है, ठीक है, ये 9 पे जाके मैक्सिमम है।
ठीक है, और इससे पीछे जो है देखें इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और 2 पे आके तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा। नेक्स्ट आ गया जी कि फर्स्ट द कैटालिटिक प्रोसेस यूजली रिक्वायर्ड दैट द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट हैव स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड। पहली बात इसमें क्या होनी चाहिए, एक सबस्ट्रेट को जब अपने प्रोडक्ट में चेंज करवाना है तो उसके लिए पहली बात क्या होनी चाहिए कि वो उसको क्या चीज़ ज़रूरत होती है, उसको ज़रूरत होती है मखसूस केमिकल ग्रुप की, ठीक है, जो आयोनाइज्ड हों या अनआयोनाइज्ड स्टेट में मौजूद हों और उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट करें। मिसाल के तौर पे कैटालिटिक एक्टिविटी में रिक्वायर दैट एन अमाइनो ग्रुप ऑफ एन एंजाइम बी इन द प्रोटोनेटेड, यानी प्रोटोनेटेड होनी चाहिए, यानी उसके पास प्रोटॉन होनी चाहिए, ठीक है, जैसे अमोनियम आइन है, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी जो हमारे पास है कोई भी जो एंजाइम है, ठीक है, वो एक काम कर रहा है, ठीक है, एक मखसूस पीएच पे, तो अगर आप उसकी पीएच कम करते जाते हैं यानी एसिड उसमें डालते जाते हैं तो पहले क्या होगा कि इसमें से या बेस डालते जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि NH3 में से पहले एक हाइड्रोजन आयन निकलेगा, ठीक है, NH2 बाकी रह जाएगा, ठीक है, NH2 के बाद फिर अगला भी निकल जाएगा तो NH रह जाएगा, NH के बाद क्या होगा कि खाली N रह जाएगा और उसके बाद फिर डी नेचर हो जाएगा, ये फिर नहीं बचेगा ये। जी, तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह जो है वो हम एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें। और अगर आपको जो है वो कोई किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।